अस्सलाम वालेकुम। 2026 में होने वाले सीएसएस और पीएमएस के एग्जाम्स जो है उनकी आमद आमद है। एक डेढ़ माह बाद जो है वो पीएमएस के एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसी तरह सीएसएस के एग्जाम भी अनकरीब एक्सपेक्टेड हैं, यानी कि 2 महीने तक। तो अब पीएमएस और सीएसएस के एग्जाम के अंदर इंग्लिश ऐसे जो है वो एक इंस्ट्रूमेंटल पेपर होता है। 95 to 97% लोग इंग्लिश ऐसे के पेपर में फेल हो जाते हैं। इन आने वाले पीएमएस और सीएसएस एग्जाम के अंदर जो इंग्लिश ऐसे का पेपर होगा उसमें कौन कौन से थीम्स आ सकते हैं, मैं अपनी इस वीडियो में 12 ऐसे थीम्स बताऊंगा, ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जिनके ऊपर अगर आप इंग्लिश ऐसे तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए 2026 में सीएसएस का इंग्लिश ऐसे हो या पीएमएस का इंग्लिश ऐसे हो, उसको क्वालिफाई करना चाइल्ड प्ले होगा। अच्छा, एक और चीज कि मैं ये 12 के 12 इंग्लिश ऐसेस होंगे, इनको मैं आर्गुमेंटेटिव लेके चलूंगा। क्योंकि मैंने जो रीसेंट ट्रेंड देखे हैं, चाहे वो तहसीलदार का एग्जाम पेपर हो या वो असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का हो या असिस्टेंट डायरेक्टर के जो डिफरेंट पेपर होते रहे हैं या पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के अंदर जो पेपर होते रहे हैं, तो रीसेंट ट्रेंड जो है या केपीके के अंदर जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस हुआ है, तो आजकल जो एग्जामिनर है वो आर्गुमेंटेटिव एसेस जो है वो ज्यादा देता है। तो आर्गुमेंटेटिव एसेस कौन से होते हैं आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन एक मतलब मैं ब्रीफली बता दूं कि टॉपिक के अंदर या तो और का लफ्ज लिखा होता है, ORR, यानी कि एक ऐसा टॉपिक जिसके अंदर आपको दो स्टांस में से कोई एक स्टांस, दो आर्गुमेंट में से कोई एक आर्गुमेंट जो लेना होता है और फिर दूसरे आर्गुमेंट को आपने काउंटर करना होता है और यूं आपने अपना जो स्टांस है उसको प्रूव करना होता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि टॉपिक के अंदर और हो। मैंने वैसे अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान के ऊपर आर्गुमेंटेटिव एसेस क्या होते हैं उसके ऊपर एक बाकायदा यूट्यूब लेक्चर अपलोड कर रखा है। उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि आर्गुमेंटेटिव एसेस क्या होते हैं। खैर, मैं अपनी बात की तरफ आता हूँ कि आर्गुमेंटेटिव एसेस में जो टॉपिक्स है उसमें जरूरी नहीं है कि टॉपिक के अंदर जो है और का लफ्ज लिखा हुआ। बाद औक़ात आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आप मजबूर हो जाएंगे कि आप उसके साथ एग्री करेंगे या उससे डिसएग्री करेंगे, यानी आप या तो उसके बिल मुवाफिक जाएंगे या उसके बिल मुखालिफ जाएंगे। तो ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं, यानी एक्सप्लिसिटली कुछ आर्गुमेंटेटिव एसेस होते हैं और कुछ जो है टॉपिक्स वो इम्प्लिसिटली आर्गुमेंटेटिव नेचर के होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैं एक लिंक दूंगा, और उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आर्गुमेंटेटिव एसेस क्या होते हैं और उनको कैसे डील किया जाता है, उनके ऊपर ऐसे फुल लेंथ ऐसे कैसे लिखा जाता है। खैर, पीएमएस 2026 और सीएसएस 2026 के लिए मैं 12 टॉपिक्स लेके आया हूँ। ये 12 टॉपिक्स जो हैं इनके ऊपर ना सिर्फ मैं आपको सिर्फ टॉपिक बताऊंगा, बल्कि इन टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको एक बड़ी प्रिसाइज किस्म की, बड़ी कंसाइज किस्म की मैं आपको थीसिस स्टेटमेंट बना के दूंगा। और ना ही इन 12 टॉपिक्स के ऊपर सिर्फ मैं आपको थीसिस स्टेटमेंट दूंगा, बल्कि मैं आपको आर्गुमेंट्स, काउंटर आर्गुमेंट और फिर जो काउंटर आर्गुमेंट है उसकी रिबटल दूंगा। बल्कि मैं इन टॉपिक्स की कंक्लूजन के ऊपर, आप इन ऐसे जो जो 12 टॉपिक्स हैं उनके उनके कंक्लूजन में आपने क्या मेन बात लिखनी है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आज की इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। मोस्ट एक्सपेक्टेड ऐसे टॉपिक्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12, क्योंकि मैं 12 टॉपिक्स ऐसे के डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये पीएमएस के लिए और सीएसएस दोनों के लिए जो है वो हैंडी हैं आपके लिए, और रिलेटेबल हैं और आपके लिए फिजिबल हैं, यूजेबल है। अच्छा, पहला टॉपिक हमारा है, जरा देखिएगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज द रूट कॉज ऑफ इकोनॉमिक डिक्लाइन इन पाकिस्तान। अब ये टॉपिक जो है इसको जरा देखिए, इसमें और का लफ्ज नहीं लिखा हुआ। अच्छा, मैं 12 के 12 टॉपिक्स को आर्गुमेंटेटिव इसलिए लेके चल रहा हूँ कि ताकि आपको एक तो आर्गुमेंटेटिव एसेस के ऊपर आउटलाइन कैसे बनाई जाती है, उसमें आर्गुमेंट्स और काउंटर आर्गुमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, और फिर काउंटर आर्गुमेंट की रिबटल करके अपने आर्गुमेंट्स को कैसे सपोर्ट किया जाता है, इसका एक तो आपको ज़रा इसकी आर्ट आ जाएगी। दूसरा ये है कि जैसे मैंने बताया कि ट्रेंड आजकल आर्गुमेंटेटिव एसेस का है कि ऐसे टॉपिक ज़्यादा आते हैं। अब इस टॉपिक को देखें, क्या इस टॉपिक में आर का लफ्ज लिखा हुआ है? ORR, जो जिसका मतलब या नहीं, नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी इस टॉपिक को देखें तो ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। कैसे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है, यानी कि जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इज द रूट कॉज ऑफ इकोनॉमिक डिक्लाइन इन पाकिस्तान, कि वो पाकिस्तान के अंदर मुआशी जो तनजली है उसका रूट कॉज है। अब आप कह सकते हैं कि नहीं, ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है सिर्फ यही रूट कॉज नहीं है, और भी तो रूट कॉजेज हैं। लिहाजा आप इस टॉपिक के साथ एग्री कर रहे होंगे ना?
या नहीं एग्री कर रहे होंगे, तो ऐसे टॉपिक्स क्या होते हैं, आर्गुमेंटेटिव है। लिहाजा मैं इसके ऊपर मैंने थीसिस स्टेटमेंट बनाई है, जरा देखिएगा। Political instability is the primary driver of Pakistan's economic decline। यानी मैं इस टॉपिक की फेवर में गया हूं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है, जो सियासी अदम इस्तेकाम है, वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक डिक्लाइन का प्राइमरी ड्राइवर है, कामा दो स्ट्रक्चरल वीकनेसेस आल्सो कंट्रीब्यूट। लेकिन मैंने कहा, ताहम ये जो कुछ हमारे जो पाकिस्तान का जो ढांचा है, जो पाकिस्तान के अंदर जो बाकी मामलात हैं, जो बाकी सेक्टर्स हैं, उनमें भी स्ट्रक्चरल इन जो वीकनेसेस हैं, जो लैकुनाज हैं, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन मैं उनको, उनके असर को नीचे रखूंगा और अपना जो मेन स्टांस है उसको ऊपर रखूंगा। तो ये मेरी थीसिस स्टेटमेंट है, जिसको पढ़ने के बाद आपको आइडिया होगा कि मेरा स्टांस क्या है, कि वाकई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो डिक्लाइन है उसका मेन एक्टर या मेन एजेंट या मेन रूट कॉज है। लेकिन बाकी भी मैं उसके काउंटर आर्गुमेंट में भी कुछ बातें करूंगा, जहां जिसके बारे में आपको मैंने इशारा कर दिए कि दो स्ट्रक्चरल वीकनेसेस आल्सो कंट्रीब्यूट इन द डिक्लाइन ऑफ इकोनॉमिक, इन द इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ पाकिस्तान। तो अब ये मैंने आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिया। ये जो थीसिस स्टेटमेंट होती है, ये कहाँ लिखी जाती है, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो मेरी वीडियोस देखते रहते हैं इंग्लिश एसेस की, तो ये जो आपके टॉप आपके पेपर का जो पहला पैराग्राफ होता है, इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ, उसकी एंडिंग लाइन जो होती है वो थीसिस स्टेटमेंट होती है, जिसको पढ़ के इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ आपका एग्जामिनर लाजमी पढ़ता है। तो आपके इंट्रोडक्शन पैराग्राफ की जो आखिरी लाइन जब ये होगी, तो उसको आप इशारा कर रहे हैं कि मेरा स्टांस क्या है, और मैं इसका मेरा काउंटर आर्गुमेंट भी मैं लाजमी दूंगा। आप जरा इसकी आउटलाइन मैंने देखिए, बनाइए, देखिएगा जरा। आउटलाइन के अंदर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह कर देता हूँ ताकि आपको नजर भी आए। ये आउटलाइन में पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन की होगी। इंट्रोडक्शन की जो जो पैराग्राफ लिखेंगे उसमें एंडिंग लाइन थीसिस स्टेटमेंट मैंने बता दी आपको। अब इसके अंदर आर्गुमेंट्स में आप क्या लिख सकते हैं, बड़ा शॉर्ट मैंने बताया, इसके ऊपर आपके पूरे सेंटेंसेस बन सकते हैं, आपको बनाने चाहिए। कि आप आर्गुमेंट में लिखेंगे, जैसे मैंने बताया कि पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है वो रूट कॉज है पाकिस्तान के इकोनॉमिक डिक्लाइन का। तो उसमें क्या, उस अपने मेरे आर्गुमेंट जो है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो रूट कॉज है इकोनॉमिक डिक्लाइन का, तो उसकी फेवर में मैंने आर्गुमेंट्स देने हैं। तो मैंने 5 आर्गुमेंट्स दिए कि आप बात कर सकते हैं कि बार बार जब रिजीम चेंज होती है, जब एक मुंतखब हुकूमत को जब हटा दिया जाता है मार्शल लॉज के जरिए, तो उससे क्या होती है, पॉलिसीज जो होती हैं वो इनकन्सिस्टेंट हो जाती हैं। एक हुकूमत की जो पॉलिसीज होती हैं वो नई हुकूमत आके हटा देती है, और जो इकोनॉमिक पॉलिसीज पनप नहीं सकती, नर्चर नहीं हो सकती हैं, और उसके रिजल्ट्स नहीं आते, और इकोनॉमिक डिक्लाइन होता है। होपफुली इट इज अंडरस्टैंडेबल। दूसरा पॉइंट देखें कि आप बताएं कि वीक इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान के अंदर, जो इदारे हैं, जो डिफरेंट इदारे हैं जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो वीक है, जिनके उनके अंदर चेक एंड बैलेंस नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो जब इदारे खुद वीक हैं, तो वो जो उनकी जो गवर्नेंस होगी, उनकी जो इकोनॉमिक गवर्नेंस होगी, तमाम इदारे कहीं ना कहीं हमारी मीशत में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जब इदारे ही वीक हैं, तो वो उनके इकोनॉमिक्स गवर्नेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, वो भी वीक ही होगा। तो उससे क्या होगी, पाकिस्तान का इकोनॉमिक आउटपुट पाकिस्तान की कम हो जाएंगी, और जो पाकिस्तान इकोनॉमिकली डिक्लाइन कर रहा है। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इन्वेस्टर जो है, जब पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज हो जाता है, इदारे वीक हैं, कभी मार्शल लॉ लग जाता है, कभी प्रोटेस्ट होते हैं, तो कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, उससे क्या है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कम होता है। इन्वेस्टर हमेशा अनसर्टन रहता है, जो जिसने जहाँ आके हमारे पास क्या करना होता है, बाहर का इन्वेस्टर उठ के हमारे पास जब इन्वेस्ट करता है, तो उससे जब इन्वेस्टर कम जब वो यकीनी सूरत हाल में नहीं होता, अदम यकीन की सूरत हाल में होता है, तो वो इन्वेस्ट नहीं करता। जब इन्वेस्ट नहीं करता तो बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आती, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं आती। बाहर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब आए, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बूस्ट अप होती है। जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टर का कोई एतमाद नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उससे क्या है, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो डिक्लाइन करती है। तो यूं इसी तरह आप ये बात भी कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, यानी कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो आपस में बरसर पिकार रहती हैं। उससे क्या होता है कि जब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान में डेडलॉक होता है, और वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करती, कोऑर्डिनेशन नहीं करती, जो अपोजिशन चलने नहीं देती हुकूमत को, और जब हुकूमत वाले लोग जब अपोजिशन में आते हैं, तो फिर वो दूसरी पार्टी को नहीं चलने देते। इससे क्या होता है, रिफॉर्म जो है वो रुक जाती हैं, स्टॉल्ड का मतलब है रुक जाती हैं, यानी कि टैक्स रिफॉर्म्स कह सकते हैं, या एनर्जी सेक्टर में जो रिफॉर्म्स है। तो जब एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स नहीं आएंगी, टैक्स कल्चर में रिफॉर्म नहीं आती, तो उससे क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो डिक्लाइन कर जाती है। इसी तरह कि हमारा जो गवर्नेंस का जो पूरा मैकेनिज्म है या सिस्टम है, वो क्या होता है, वो उसमें पैरालिसिस है उसमें, यानी वो मफलूज है हमारा पूरा गवर्नेंस का सिस्टम, इनकी वीक गवर्नेंस है। तो वीक गवर्नेंस से क्या है, हमारा जो माली बहरान होता है या फिजिकल मिसमैनेजमेंट होती है हमारे, जहाँ पे हमें
डेवलपमेंटल सेक्टर में खर्च करना चाहिए, वहाँ हम नहीं करते, और जो नॉन डेवलपमेंटल सेक्टर्स पे खर्च करते रहते हैं। जो हमारे पास जो पैसा आता है, चाहे वो उधार का भी क्यों ना हो, यानी आईएमएफ से भी क्यों ना लिया गया हो, जब जो एक्सटर्नल डेट्स होते हैं तो उनको हम मिसमैनेज करते हैं फाइनेंशियल लेवल पे। तो इससे भी क्या होता है, जब हम डेवलपमेंटल कामों में काम पैसा खर्च नहीं करते, तो उससे क्या होता है, हमारी इकोनॉमी डिक्लाइन कर जाती है। ये तो है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से ये सारी चीज़ें होती हैं, और उससे फिर एक इकोनॉमिक डिक्लाइन होता है। लेकिन मैंने काउंटर आर्गुमेंट भी दी है कि स्ट्रक्चरल इश्यूज जो होते हैं, जिसका मैंने वीकनेस उसमें इशारा किया था थीसिस स्टेटमेंट में, मैंने कहा स्ट्रक्चरल इश्यूज, जैसा कि उसमें मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है कि डेट, फॉरेन डेट है, लो एक्सपोर्ट्स हमारी हैं, ये भी मैटर करती हैं। यानी कि मैं वीक सा आर्गुमेंट दूंगा, काउंटर आर्गुमेंट, लेकिन मैं कहूँगा कि इससे भी क्या होता है, इकोनॉमिक डिक्लाइन होता है। लेकिन फिर मैं रिबटल दूंगा कि दीज इश्यूज, ये जो ऊपर में स्ट्रक्चरल इश्यूज की बात मैंने की है कि डेट्स हो गया या लो एक्सपोर्ट्स होगी, दीज इश्यूज परसिस्ट ड्यू टू अनस्टेबल पॉलिटिकल लीडरशिप। कि ये जो इश्यूज हैं स्ट्रक्चरल इश्यूज, ये भी बेसिकली इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे पास जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो क्या है, अनस्टेबल है। लिहाजा हमारी एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ पाती, हमारे पास डेट्स भी बढ़ते रहते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये जो काउंटर आर्गुमेंट मैंने दिया उसको भी मैंने पेश करके, एक तो काउंटर आर्गुमेंट मैंने बड़ा वीक सा दी है, फिर उसको भी मैंने क्या, उसको रिबटल कर दिया, उसको रिफ्यूज कर दिया, उसको डिनाई कर दिया, उसको डिफाई कर दिया। क्या कह के कि ये जो इश्यूज हैं स्ट्रक्चरल इश्यूज, ये भी बेसिकली अनसर्टन या अनस्टेबल पॉलिटिकल लीडरशिप से जन्म लेते हैं। यूं अपनी बात की तरफ मैं आऊंगा कंक्लूजन में, कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो परी रेक्विजिट है फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। जो मैंने बात की कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से क्या होती है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिक्लाइन होता है। लिहाजा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का अपोजिट क्या होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। मैं कहूंगा कि वो क्या है, परी रेक्विजिट है। यानी कि रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, या मैं होप दे रहा हूँ, जो पॉजिटिव एंडिंग दे रहा हूँ, कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है, परी रेक्विजिट है, पहली शर्त है किस चीज़ के लिए, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ अपोजिट है किस चीज का, इकोनॉमिक डिक्लाइन का। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अपोजिट है किस चीज का, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का। तो यानी मैंने उस बात को उल्ट कर दिया कि बात वही है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से अगर इकोनॉमिक डिक्लाइन होता है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से क्या होगा, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, चाहे वो कंट्री कोई भी हो। इसी तरह दूसरा मैंने टॉपिक में लूंगा, और दूसरा टॉपिक है कि पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी नीड्स अ पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स। अब पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, खारजा पॉलिसी, उसको पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है कि वो जियो पॉलिटिक्स से आप चले जाए किस तरफ, जियो इकोनॉमिक्स की तरफ। अब आप हो सकता है कि कहें कि नहीं, जरूरी नहीं है। आप कहते हैं, हो सकता है आप कहें कि नहीं, जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स जाना जरूरी नहीं है। अब जियो पॉलिटिक्स ही रहे तो बेहतर है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, और फिर भी हम पाकिस्तान ग्रो कर सकते हैं। तो अब या एग्री करेंगे या इस पॉइंट के साथ डिसएग्री करेंगे। लिहाजा इसको मैं आर्गुमेंटेटिव ऐसे लूंगा। थीसिस स्टेटमेंट जरा देखिएगा। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान मस्ट प्रायोरिटाइज जियो इकोनॉमिक्स टू इंश्योर इकोनॉमिक सर्वाइवल एंड ग्लोबल रेलेवेंस। मैंने कहा कि पाकिस्तान का वाकई फोकस जो है वो जियो इकोनॉमिक्स की तरफ होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम इकोनॉमिक्स में सर्वाइवल होगी हमारी, मुआशी फ्रंट के ऊपर, जो हमारी मीशत है जो इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर, और साथ ग्लोबली तौर पे हम रेलेवेंट एक्टर बन जाएंगे दुनिया में, डेवलप कंट्रीज के साथ, डेवलपिंग कंट्रीज के साथ। तो मेरा फोकस किस तरफ है, जियो इकोनॉमिक्स की तरफ, मैंने इस तरफ मैं फेवर में जाऊंगा। लेकिन जो काउंटर आर्गुमेंट है जियो पॉलिटिक्स का, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, लेकिन उसको कमजोर आर्गुमेंट देके फिर उसको उसको हटा दूंगा, उसकी रिबटल कर दूंगा। जरा देखिएगा, मैंने आउटलाइन जब बनाई इसकी, आउटलाइन में आपको पता है पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन की होती है, लेकिन मैं डायरेक्ट आर्गुमेंट्स की बात करता हूँ कि मेरा आर्गुमेंट जो है कि मैंने जियो इकोनॉमिक्स हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसमें मैं क्या आर्गुमेंट्स दे रहा हूँ यहाँ पे, जरा देखिएगा। आर्गुमेंट्स में मैंने बात की है कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी अगर हमारी होगी, तो उससे क्या होगा, ट्रेड एक्सपेंशन होगी। तो जियो इकोनॉमिक्स जरूरी है। पाकिस्तान ट्रेड लेवल पे, ट्रेडिंग सेक्टर में पाकिस्तान ऊपर उठेगा, जो हमारा इकोनॉमिक सर्वाइवल, इकोनॉमिक बूम होगा। इसी तरह रीजनल कनेक्टिविटी, ये जो हमारा रीजन है, साउथ एशिया हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया, और चाइना हमारे साथ उभरता हुआ डेवलपिंग कंट्री है इस साउथ एशिया में। तो इसमें इनके साथ जब हमारे ताल्लुकात होंगे सीपैक के थ्रू, तो हमारी जो रीजनल, जो पूरा रीजन है, इसके अंदर हमारी कनेक्टिविटी होगी। तो रीजनल डिप्लोमेसी के जरिए भी हम क्या होगा, हमारी बेसिकली इकोनॉमी बूस्ट कर रही होगी। इसी तरह अगर हम सिक्योरिटी सेंट्रिक पॉलिसीज के ऊपर कम रिलाय करें, नहीं हमारा बजट ज़्यादातर होता है जिसमें सिक्योरिटी ओरिएंटेड होता है, तो अगर हम अपने सिक्योरिटी के ऊपर जो पॉलिसीज हैं, अगर हम अपने पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको सिक्योरिटी सेंट्रिक ना बनाएं, बल्कि इकोनॉमी सेंट्रिक बनाएं, तो उससे क्या होगी, इकोनॉमी हमारी बूस्ट होगी। और इसी तरह आजकल जो ग्लोबल ट्रेंड है इन जो डेवलप कंट्रीज के, वो भी बेसिकली इकोनॉमिक अलायंसेस बना रहे हैं। जैसे अमेरिका वहां बैठ के वो पाकिस्तान इंडिया के साथ, चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ। इसी तरह
आजकल जो जो ग्लोबल पार्टनर्स हैं, जो ग्लोबल बड़े बड़े एक्टर्स हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं, वो इकोनॉमिक अलायंसेस बना रहे हैं। लिहाजा जियो इकोनॉमिक्स का दौर है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। इसी तरह जब इन्वेस्टमेंट होती है, तो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कब आती है किसी मुल्क में? अगर हम चाहते हैं पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, तो वो किस चीज़ को अट्रैक्ट करती है बेसिकली? हम स्टेबिलिटी के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में बाहर के इन्वेस्टर आके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आए, इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में, तो वो कैसे हो सकता है? कि पाकिस्तान में जियो इकोनॉमिक माहौल बनाना पड़ेगा। यानी पाकिस्तान के माहौल के अंदर पाकिस्तान को इकोनॉमिक फ्रेंडली कंट्री बनाना पड़ेगा, कि इकोनॉमी फ्रेंडली कह लें आप, या जियो इकोनॉमिक्स को यहाँ प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, ताकि लोगों को पता हो कि यहाँ आके अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और ये मार्केट हमारी सस्टेनेबल मार्केट होनी चाहिए, प्रॉफिट ओरिएंटेड होनी चाहिए, ताकि लोग फिर हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें, और जो पाकिस्तान की इकोनॉमी बूस्टअप होगी, और जो पाकिस्तान जो है ग्रो करेगा। लेकिन जियो इकोनॉमिक्स तो मेरा स्टांस है। मैंने अपने स्टांस की फेवर में चार पांच आर्गुमेंट्स में दूंगा, लेकिन काउंटर आर्गुमेंट भी दूंगा जियो पॉलिटिक्स के बारे में, जो टॉपिक में था कि जियो इकोनॉमिक्स से हम जियो पॉलिटिक्स में जाएं, सॉरी जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स में जाएं। तो मैं अब जियो पॉलिटिक्स को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उसमें कोई ना कोई आर्गुमेंट दूंगा, लेकिन कमजोर सा। जरा काउंटर आर्गुमेंट मेरा जरा देखें कि सिक्योरिटी थ्रेट्स रिक्वायर जियो पॉलिटिक्स फोकस। कि हमारे पाकिस्तान को और दुनिया के हर मुल्क को सिक्योरिटी थ्रेट्स तो होते हैं, जैसे ईरान को आजकल हैं। तो सिक्योरिटी थ्रेट्स जब होते हैं, वो इस चीज़ के मुतकाजी होते हैं कि जियो पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर भी पाकिस्तान को तवज्जो देनी चाहिए। तो मैं एक आर्गुमेंट ये दूंगा, लेकिन फिर इस आर्गुमेंट को मैं इसकी रिबटल करूंगा। जरा देखिएगा कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इनहांसेस सिक्योरिटी कैपेसिटी। कि अगर हम सिक्योरिटी की, यानी कि जियो पॉलिटिक्स को भी अगर हम फोकस करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान की अगर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होगी, तो फिर हम पाकिस्तान ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा होगा, पाकिस्तान का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व ज़्यादा होंगे, हमारा जो फॉरेन जीडीपी है, जीएनपी है, वो अगर ज़्यादा होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा, हमारा मुल्क जब बूस्ट कर रहा होगा इकोनॉमिकली, तो फिर हम अच्छे अच्छे वेपन ले लेंगे, अच्छे अच्छे तैयारी लेंगे, और जो हम सिक्योरिटी जो कैपेसिटी अपनी जो है, वो हम अपनी इनहेंस कर सकते हैं। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जियो पॉलिटिक्स भी बेसिकली दैट इज बेस्ड ऑन जियो इकोनॉमिक्स। तो यूं मैंने जियो पॉलिटिक्स की बात करके काउंटर आर्गुमेंट में उसको भी मैंने रिबटल कर दिए कि वो भी पॉसिबल तब है जब इस जियो इकोनॉमिक्स होगी, जो कि मेरा अपना स्टांस था बेसिकली। और जो इसके कंक्लूजन में क्या कहेंगे कि बैलेंस्ड बट इकोनॉमी लेड, बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस का मतलब क्या है? कि जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के अंदर में एक इंट्रिकेट बैलेंस होना चाहिए। कि ये नहीं है कि जियो पॉलिटिक्स को छोड़ ही दें, या जियो इकोनॉमिक्स को बिल्कुल छोड़ दें, जियो पॉलिटिक्स को ऊपर ले जाए, नहीं। दोनों, जियो पॉलिटिक्स को भी साथ ले चलें, जियो इकोनॉमिक्स को भी लेके चलें, लेकिन मेजर फोकस किस चीज पे होना चाहिए? बैलेंस्ड बट इकोनॉमी लेड, यानी जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर। जियो इकोनॉमी लेड फॉरेन पॉलिसी इज एसेंशियल। ये बात करके आप अपने ऐसे को कंक्लूड करेंगे। इसी तरह तीसरा टॉपिक जरा देखें, उसको भी मैं आर्गुमेंटेटिव बनाऊंगा। और तीसरा टॉपिक क्या है, जरा देखिएगा। तीसरा टॉपिक है हमारा तीसरा टॉपिक है कि द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक इज मोर ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, इज मोर ऑफ एन अपॉर्चुनिटी देन अ लायबिलिटी फॉर पाकिस्तान। कि जो सीपेक है वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी है रादर देन लायबिलिटी। कि सीपेक हमारे लिए एक मौका है अर्निंग का, ना कि हमारे ऊपर कोई एक बोझ है, बर्डन है, लायबिलिटी है। तो इसके ऊपर डिबेट करें। अब मैंने भी, अब हो सकता है कि आप कहें कि सी पैक अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है मैं कहूँ नहीं, सी पैक जो है हमारे लिए बोझ है या लायबिलिटी है। तो अब यहाँ पे देखें, ये मोर ऑफ एन अपॉर्चुनिटी देन, ये इसका मतलब है कि हम दोनों में से एक चीज को हमने चूज करना है। तो ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, इसको जरा देखिएगा। मैंने इसके ऊपर थीसिस स्टेटमेंट बनाई है कि सी पैक ऑफर्स ट्रांसफॉर्मेटिव इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इफ मैनेज्ड ट्रांसपेरेंटली। तो मेरा स्टांस क्या है? कि सीपैक जो है वो बेसिकली पाकिस्तान को बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज देता है। ऐसी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो पाकिस्तान के दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान की जो मईशत है उसको यकसर तब्दील कर देने के, जिन्हें गेम चेंजर है बेसिकली सीपेक। तो ये हमारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, और ऐसी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो कि ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर की हों, जो गेम चेंजर हों, ऐसी वो प्रोवाइड कर सकता है सीपेक। कब? इफ मैनेज्ड ट्रांसपेरेंटली। तो यानी कि मेरा स्टांस यहाँ पे है कि सीपेक जो है वो अपॉर्चुनिटी है, लाइबिलिटी नहीं है। लेकिन लाइबिलिटी के ऊपर भी मैं बात करूंगा काउंटर आर्गुमेंट में। तो मेरा स्टांस क्या है कि सीपेक क्या है? अपॉर्चुनिटी है। जरा देखिएगा इस पॉइंट साफ साफ, जरा इसकी जब आर्गुमेंट बनाएंगे तो पहला जो सॉरी आउटलाइन बनाएंगे, तो पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन की होगी, दूसरी हेडिंग में मैं आर्गुमेंट्स दूंगा, और वो क्या होंगे आर्गुमेंट, जरा देख लेते हैं। कि मैं कहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकती है सीपेक से। सीपेक होगा तो हमारे पाकिस्तान में पुल है, और जो रोड्स हैं, और इस तरीके से मार्केट्स हैं, और इस तरीके से
यूं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी तो पाकिस्तान में क्या होगा, पाकिस्तान के अंदर बेसिकली डिफरेंट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी। और एनर्जी क्राइसिस मिटिगेशन, जो हमारे यहाँ एनर्जी का क्राइसिस होता है, बिजली पूरी नहीं होती और कारखाने बंद रहते हैं, तो एनर्जी का जो क्राइसिस है उसको मिटिगेट कर सकते हैं। मिटिगेशन मीन कम करना, कम कर सकते हैं। अगर सीपैक होगा तो उससे हमारे सीपैक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसको हेल्प करके हम अपना डिफरेंट सेक्टर जो है, हाइड्रो सेक्टर हो गया, जो हमारा जो जहाँ पे हवाएं तेज चलती हैं, और जो सोलर स्ट्रक्चर हो गया, यूं इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए, जो सीपैक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसके जरिए हम बिजली खुद प्रोड्यूस कर रहे होंगे, हाइड्रो भी, और इसके अलावा जो हवा की मदद से जो होती है, और जो रोशनी की मदद से होती है, यानी कि सोलर एनर्जी की मदद से, तो हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे ज़्यादा। और जो सीपेक का जो इक्विपमेंट होगा, जो मशीनरी होगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उससे हम एनर्जी क्राइसिस पे काबू पाएंगे। और जब एनर्जी सेक्टर पे काबू पाएंगे तो फिर क्या होगा, यानी कि एनर्जी सेक्टर की जो जो लिमिटेशंस हैं उन पे काबू पाएंगे, और जो हमारे पास बिजली ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और हमारे तमाम जो कारखाने हैं वो फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे होंगे, और जो इससे क्या है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी। और इंडस्ट्रियल जोन्स पैदा आपको पता है सीपेक के अंदर इंडस्ट्रियल जोन का क्या भी शामिल है सीपेक के अंदर। तो इंडस्ट्रियल जोन होंगे तो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी, नए कारखाने जन्म लेंगे, यहाँ पे नई फर्में मिलें होंगी, और जो उससे नया इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी, कमाने की ज़्यादा अर्निंग अपॉर्चुनिटीज होंगी। उससे क्या होगा कि सीपेक बेसिकली एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी या ट्रांसफॉर्मेटिव इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पैदा कर रहा होगा। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की हमने बात कर दी, तो ये जो हमारे करीब करीब जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, रशिया है, ईरान है, तो ये मुल्क सी पैक से आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। तो ये जो रीजनल कनेक्टिविटी होगी उसमें पाकिस्तान दूसरे मुल्कों, करीब करीब के जो रीजन के मुल्क हैं, और दूसरे मुल्कों के लिए पाकिस्तान क्या होगी, एक मंडी होगी, एक मार्केट होगी। यूं तमाम जो रीजन के जो कंट्रीज हैं वो आपस में क्या होगी, उनके बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस होंगे, और एक मुल्क दूसरे मुल्क के लिए एक मार्केट बनेगा, दूसरा मुल्क अपने पहले मुल्क के लिए मार्केट बनेगा। यूं यहाँ की जो मंडियां हैं वो ग्रो करेंगी, और इस तरीके से क्या है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी, जीडीपी बढ़ेगा पूरे रीजन का। पूरा रीजन जो है वो क्या करेगा, साउथ एशिया जो है वो प्रॉस्पर करेगा, ग्रो करेगा। तो ये सीपेक क्या है, गेम चेंजर है। सीपेक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। लेकिन अब मैं आता हूँ काउंटर आर्गुमेंट की तरफ, कि उसने कहा था कि सीपेक जो है वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है या लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी मीन बोझ, बर्डन। तो मैं कहता हूं कि डेट बर्डन और चाइनीज डोमिनेंस की मैं बात करूंगा, कि जो सीपेक है उससे बेसिकली हमारे ऊपर डेट बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने वापस करना है वो जो पाकिस्तान के अंदर जो रोड बनेंगे, जो फ्लाईओवर्स बनेंगे, जो अंडरपास बनेंगे, वहां से जितनी भी अर्निंग होगी वो हम चाइना को वापस कर रहे होंगे। तो हमारे पर बर्डन बढ़ रहा है बेसिकली। और मैं ये कहता हूँ कि चाइना की डोमिनेंस हमारे ऊपर होगी, तो ये हमारे लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं होगी, बल्कि चाइना की हमारे ऊपर डोमिनेंस होगी। लेकिन जी काउंटर आर्गुमेंट दूंगा, एक ही आर्गुमेंट दूंगा कदरे कमजोर करके इस बात को, फिर इसको मैं रिबटल भी दूंगा कैसे, कि मिसमैनेजमेंट नॉट सीपेक इट सेल्फ क्रिएट्स रिस्क। मैं कहूंगा कि सीपेक असल में प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये जो सीपेक के जरिए जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, हम उसकी मिसमैनेजमेंट जो कर रहे हैं उससे हमारे लिए रिस्क पैदा हो रहे हैं। सीपेक हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, या कोई लाइबिलिटी या बर्डन नहीं है। यानी मैंने बात करके काउंटर आर्गुमेंट कि सीपेक से क्या होगा, चाइना की डोमिनेंस हमारे ऊपर बढ़ेगी और डेट बर्डन बढ़ेगा। लेकिन साथ ही मैंने आर्गुमेंटेटिव ऐसे में आर्गुमेंट्स दे के पांच छह मजबूत, चार पांच, उसके बाद एक दो काउंटर आर्गुमेंट दे के, लेकिन उस काउंटर आर्गुमेंट को भी आपने ऐसे शो करना होता है कि ये तो कोई इतनी बात नहीं है। तो अब मैं कहूंगा कि मिसमैनेजमेंट बेसिकली इशू है, सीपेक मसला नहीं है हमारे लिए कोई, ये लाइबिलिटी नहीं है, ये बर्डन नहीं है हमारे लिए। और जो मैं कंक्लूड कैसे करूंगा, कि इफेक्टिव गवर्नेंस कैन मैक्सिमाइज सीपेक बेनिफिट्स, कि अगर इफेक्टिव गवर्नेंस हो तो सीपेक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छी तरह यूटिलाइज करके, एफिशिएंटली यूटिलाइज करके, इफेक्टिवली यूटिलाइज करके हम सीपेक से जो बेनिफिट्स हैं उनको हम कर सकते हैं, उससे उनको अवेल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जरा देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट चेंज पोजेस अ ग्रेटर थ्रेट टू पाकिस्तान देन टेररिज्म। अब उसने कहा कि जो क्लाइमेट चेंज है वो बेसिकली पाकिस्तान के लिए ग्रेटर थ्रेट है देन टेररिज्म। अब दो चीजें पाकिस्तान के लिए ग्रेटर थ्रेट है, दहशतगर्दी भी, टेररिज्म, और क्लाइमेट चेंज भी। तो अब उसने कहा कि क्लाइमेट चेंज ज्यादा थ्रेट है पाकिस्तान के लिए बनिस्बतन दहशतगर्दी के। अब हो सकता है आप कहें कि नहीं, दहशतगर्दी ज्यादा थ्रेट है पाकिस्तान के लिए रादर देन क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे दोनों में से कोई एक बात करनी पड़ेगी आपको, लिहाजा ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। तो थीसिस स्टेटमेंट मैंने बताइए जरा देखिएगा। अच्छा, थीसिस स्टेटमेंट में जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे टॉपिक होता है, चाहे वो एक्सप्लिसिटली ऐसे टॉपिक हो या इम्प्लिसिटली, यानी कि देख के जिसको आइडिया हो जाता हो कि ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे टॉपिक है, तो उनमें से आपने किसी एक स्टांस को लेना होता है। जरूरी नहीं कि पहला स्टांस लें,
या दूसरा स्टांस लें, जो जो मर्जी आप लें, जो भी स्टांस लेंगे उसकी फेवर में 4-5 पॉइंट करेंगे, एक दो पॉइंट जो है वो उसकी काउंटर आर्गुमेंट में करेंगे, और फिर काउंटर आर्गुमेंट को आप रिबटल करेंगे उसकी। जरा देखिएगा मेरा स्टांस क्या है, और आपका स्टांस कहाँ झलकता है थीसिस स्टेटमेंट में। थीसिस स्टेटमेंट कहाँ लिखी जाती है? पहला जो पैराग्राफ होता है ऐसे का, इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ की एंडिंग लाइन में। तो मैंने थीसिस स्टेटमेंट बनाई है इसके ऊपर कि क्लाइमेट चेंज इज मोर एग्जिस्टेंशियल एंड लॉन्ग टर्म थ्रेट देन टेररिज्म। मैंने कहा है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो हमारी बका को के लिए और जो लंबे अरसे के लिए हमारे लिए ज्यादा थ्रेट है रादर देन टेररिज्म। की दहशतगर्दी भी है, लेकिन ज्यादा थ्रेट हमारे लिए पाकिस्तान की बका को जो मसला है और लॉन्ग टर्म जो हमारा लिए मसला है वो क्या है? क्लाइमेट चेंज। यानी कि मैं टेररिज्म के ऊपर भी बात करूंगा, लेकिन वो काउंटर आर्गुमेंट में होगा, और वो जरा कमजोर रखूंगा काउंटर आर्गुमेंट, क्योंकि मैं चाहता हूं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो खुल के सामने आए, कि ये मेरा जो है वो स्टांस है, और ये मैं शो करूंगा, प्रूव करूंगा कि ये पाकिस्तान के लिए ज्यादा एग्जिस्टेंशियल और लॉन्ग टर्म थ्रेट है। तो मैं जब इस पे आउटलाइन बनाऊंगा तो पहली आउटलाइन होगी मेन इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के अंदर थीसिस स्टेटमेंट मैं एंड पे डालूंगा जो मैं आपको बता चुका हूँ, और जो दूसरी हेडिंग है उसमें आर्गुमेंट्स दूंगा। और आर्गुमेंट्स हमेशा याद रखें, पहले भी मैं बताता रहता हूँ कि आर्गुमेंट्स हमेशा सेंटेंसेस की शक्ल में होने चाहिए आपके, जो ये जो सब आउटलाइन होती हैं। तो आप जरा देखिएगा, मैं ये अपना स्टांस दूंगा बेसिकली कि क्लाइमेट चेंज ज्यादा पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियल जो लॉन्ग टर्म थ्रेट है। जरा मेरे आर्गुमेंट्स देखिएगा कि जो फ्लड्स आ रहे हैं, जो ड्रॉट्स हैं जिनकी खुशहालियां हो रही हैं, और जो फूड इनसिक्योरिटी के इश्यूज हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज से, उससे क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? फूड सप्लाई का इश्यूज आ रहा है, लोग भूख मर रहे हैं, पूरे पूरे साल फेमाइन्स आते हैं, और ड्रॉट्स खुशहालियां होती हैं, कभी पूरा पाकिस्तान डूब जाता है। तो ये क्लाइमेट चेंज है, अनप्रडिक्टेबल पैटर्न्स हैं वेदर के, जिससे पाकिस्तान को बड़ा बका का मसला है। पाकिस्तान के मवेशी लाइफ स्टॉक मतलब है कि बह जाते हैं, मकान बह जाते हैं, लोगों से की जो फसलें होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, जरिया रोजगार, जो दुकानें, जो कुछ भी है सब कुछ बह जाता है। यूं लोग जो है वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के इकोनॉमिक लॉसेस भी होते हैं क्लाइमेट चेंज से। यानी एग्रीकल्चर बेस्ड जो हमारी इकोनॉमी है, आपको पता है पाकिस्तान की अग्रेरियन इकोनॉमी है, तो हमारी एग्रीकल्चर जो फसलें होती हैं सारे वो सैलाब बहा के ले जाता है, उससे हमारी इकोनॉमिक लॉसेस होती हैं। इससे भी पाकिस्तान को पूरा पाकिस्तान के अंदर जो है लोग भूख से मर जाते हैं, या यूं पाकिस्तान को बका का मसला होता है लोगों को। और इसी तरह वाटर स्कार्सिटी का कैसे होता है कि कभी कभी इंडिया जो है वो अपने दरियाओं को बंद कर देता है, पाकिस्तान में कभी पानी नहीं होता, और जब पानी होता है तो इतना पानी होता है कि उसमें वो जो लोग हैं वो डूब के मर जाते हैं, मवेशी डूब के मर जाते हैं। तो वाटर की स्कार्सिटी के इश्यूज भी हैं, वो भी बेसिकली वाटर की स्कार्सिटी भी बेसिकली क्लाइमेट चेंज का ही एक मैनिफेस्टेशन है। तो उससे भी पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्टेंशियल या लॉन्ग टर्म थ्रेट्स है पाकिस्तान के लिए ये वाटर स्कार्सिटी। इसी तरह जब फ्लड्स आते हैं तो लोग डिस्प्लेस होते हैं, यानी कि इंटरनल डिस्प्लेसमेंट होती है, एक जगह से लोग उठ के दूसरी जगह आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे होते हैं, माल मवेशी अपने बच्चों को लेके और अपने घरों को छोड़ना, ये बड़ा मुश्किल मामला होता है। और यूं क्लाइमेट माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट सामने आया, तो यूं क्लाइमेट माइग्रेशन में बहुत ज़्यादा लोगों को इनकन्वीनियंस होती है। तो ये बेसिकली थ्रेट है पाकिस्तान के लिए, इशू है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है, यानी कि जो डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, कभी अर्थक्वेक आ जाते हैं, कभी फ्लड्स आते हैं, तो उसके लिए पाकिस्तान के अंदर जो प्रिपेयर्डनेस का लेवल है वो बहुत वीक है। तो उससे पाकिस्तान को हमेशा ये खतरा लायक रहता है कि कभी फ्लड आ सकता है, कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है और पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सकता है। तो जो ये बेसिकली जो डिजास्टर्स पाकिस्तान में नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, चाहे वो फ्लड्स की शक्ल में हो, चाहे वो ड्रॉट्स की शक्ल में हो, चाहे फेमाइन्स की शक्ल में हो, चाहे अर्थक्वेक की शक्ल में हो, तो ये क्या चीज़ है? या जो ये जो कोविड-19 और इस तरह की जो हमारे पास एपिडेमिक्स आते हैं, तो ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज के नतीजे में कहीं ना कहीं से आते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए थ्रेट्स हैं एग्जिस्टेंशियल। लेकिन मैं काउंटर आर्गुमेंट दूंगा कि सिर्फ यही नहीं बल्कि टेररिज्म भी है। टेररिज्म थ्रेटन्स नेशनल सिक्योरिटी। काउंटर आर्गुमेंट मैं कहूंगा कि पाकिस्तान को सिर्फ ये जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से ही थ्रेट्स का सामना नहीं है। जो टेररिज्म है, दहशतगर्दी है, वो पाकिस्तान की जो कौमी सालमियत है या सिक्योरिटी है उसके लिए मसला है। लेकिन ये एक आर्गुमेंट दूंगा, इसको मैं रिबटल भी करूंगा साथ, कि जो क्लाइमेट चेंज है वो इम्पैक्ट करती है तमाम सेक्टर्स को परमानेंटली। दहशतगर्दी से तो चलो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी जो सेक्टर है, दहशतगर्दी जब भी आती है तो हमारी जो आर्मी है, जो हमारे पुलिस फोर्सेस हैं, वो इदारे हिल के रह जाते हैं। लेकिन जो क्लाइमेट चेंज है वो तमाम सेक्टर्स को, सिर्फ पाकिस्तान की फोर्सेस सेक्टर को नहीं, सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को नहीं, या पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको नहीं, बल्कि क्लाइमेट चेंज से तमाम सेक्टर्स इक्वली मुतासर होते हैं। तो मैं कहूंगा कि टेररिज्म की बजाय जो क्लाइमेट चेंज है वो ज़्यादा बड़ा मसला है। और कंक्लूजन में मैं बात करूंगा कि क्लाइमेट जो रिजिलियंस है, यानी कि क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को, मुल्क को इतना तैयार करना कि क्लाइमेट चेंजेस से कम अफेक्ट हो। तो ये जो क्लाइमेट रिजिलियंस है, अपने आप को इस काबिल बनाना कि नेचुरल डिजास्टर से पाकिस्तान जो है वो कम से कम मुतासर हो, ये
हमारी नेशनल प्रायोरिटी होनी चाहिए। यानी बेसिकली फोकस वहीं पे है, हमारे स्टांस के ऊपर जो मेरा स्टांस था कि क्लाइमेट चेंज जो है वो हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, लिहाजा क्लाइमेट रेजिलियंस हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, हमारी नेशनल प्रायोरिटी होनी चाहिए। यूं मैंने अपने स्टांस को मेंटेन किए रखा। और आगे अगला पॉइंट जरा देखें, अगला टॉपिक, कि द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया का रोल है, ये बात करके आगे मैंने कॉलन दिया, अ टूल ऑफ एम्पावरमेंट और अ सोर्स ऑफ पोलराइजेशन। कि जो सोशल मीडिया का जो किरदार है पाकिस्तान में, या तो वो लोगों को एम्पावर कर रहा है, एम्पावर करने का एक हथियार है, वेपन है, टूल है, इक्विपमेंट है, या ये क्या है कि सोशल मीडिया सोर्स ऑफ पोलराइजेशन है, कि लोगों के दरमियान में मजीद फासले बढ़ा रहा है, लोगों के दरमियान में एनिमिटीज, एनिमोसिटीज, लोगों के दरमियान में दरारें पैदा कर रहा है, खलीज या गल्फ पैदा कर रहा है, लोगों को एक दूसरे के मुखालिफ बना रहा है, लोगों के दरमियान में फासले पैदा कर रहा है। तो सोशल मीडिया क्या कर रहा है? तो यहाँ वर्ड और आ गया है, लिहाजा जी आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे में एक आपको स्टांस चूज करना पड़ेगा कि सोशल मीडिया इंपावरमेंट का टूल है या क्या है, ये सोर्स ऑफ पोलराइजेशन है। तो जरा देखिएगा मेरा स्टांस क्या है। आपका स्टांस थीसिस स्टेटमेंट में झलकता है। थीसिस स्टेटमेंट ऐसे के पहले पैराग्राफ इंट्रोडक्शन की आखिरी लाइंस में होती है, लिखी जाती है। तो थीसिस स्टेटमेंट मेरी ये है कि सोशल मीडिया एम्पावर्स सिटीजन्स बट इंक्रीजिंगली फ्यूल्स डेंजरस पोलराइजेशन। कि अगरचे सोशल मीडिया अगरचे सिटीजन को एम्पावर करता है, बट के बाद अगली बड़ी बात आ रही है, मेन स्टांस, इंक्रीजिंगली ज्यादातर फ्यूल करता है खतरनाक किस्म की पोलराइजेशन को। यानी मेरा फोकस ये है कि सोशल मीडिया पोलराइजेशन को ज्यादा वो करता है, भड़काता है या फ्यूल करता है। तो अब मेरा स्टांस क्या है कि सोशल मीडिया पोलराइजेशन की तरफ लेके जाता है, एम्पावर भी करता है, लेकिन ये मेरा फोकस बट के बाद है। लिहाजा आप जरा देखिएगा मेरे आर्गुमेंट्स में कि जब मैं इसकी आउटलाइन बनाऊंगा तो पहली आउटलाइन इंट्रोडक्शन की होगी, इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ जब लिखूंगा तो उसके एंड के ऊपर अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिखूंगा। थीसिस स्टेटमेंट इस बात की तर्जमानी, अक्कासी और गमाजी कर रही होगी कि सोशल मीडिया बेसिकली इंक्रीजिंगली पोलराइजेशन की तरफ लेके जाता है। अब मेरा स्टांस चूंकि ये है कि सोशल मीडिया ज्यादा करता है, पोलराइजेशन करता है, तो मेरे आर्गुमेंट जरा देखिएगा कि अवेयरनेस एंड एक्टिविज्म होता है। जब अवेयरनेस और एक्टिविज्म ज्यादा होगी तो उससे आपकी क्या है, बेसिकली लोग इंपावर्ड होते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, लोग एक दूसरे से गुफ्तगू कर सकते हैं। इन मिस इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे ये जो पहले दो आर्गुमेंट हैं ये मैंने नहीं लिखने हैं आप लोगों ने, क्योंकि ये बेसिकली आपके आर्गुमेंट्स में नहीं आ सकते। बेसिकली ये मिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मेरा स्टांस जो है वो है कि सोशल मीडिया पोलराइजेशन की तरफ लेके जाता है, तो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है या डिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है, जिससे क्या होती है, लोग एक पोलराइज सोसाइटी जन्म लेती है। इस तरह मैं बात करूंगा कि पॉलिटिकल डिवीजन पैदा करता है लोगों के दरमियान में, और इको चैम्बर्स, सिंपली यहां लिखे, पॉलिटिकल डिवीजन पैदा करता है जी सोशल मीडिया। लोग आपस में पॉलिटिकली एक दूसरे की जान लेने के पे तुले हुए होते हैं। तो मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है, पोलराइज सोसाइटी जन्म लेती है, पॉलिटिकल डिवीजन पैदा करता है, पोलराइज सोसाइटी जन्म लेती है। साइबर हैरेसमेंट लोग करते हैं सोशल मीडिया के इस्तेमाल करके, लोगों के लिए ऐसी ट्रांजैक्शन या ऐसे फ्रॉड करते हैं, लोगों के पासवर्ड, लोगों की वेबसाइट हैक कर लेते हैं, लोगों का प्राइवेट जो डाटा होता है वो लीक हुआ पड़ा होता है। इससे क्या है कि लोग एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे को मारने पे तुले होते हैं। अदम बर्दाश्त, इंटॉलरेंस का कल्चर फरोग पा रहा है। उससे क्या है, लोग रोस्टिंग कर रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऐप्स की मदद से, फेसबुक और यूट्यूब और इसकी मदद से, टिकटॉक की मदद से। तो उससे क्या पोलराइज सोसाइटी ले रही, जन्म ले रही है। तो सोशल मीडिया मैंने कहा कि पोलराइजेशन को जन्म ले रहा है, जन्म दे रहा है। तो ये मेरे तीन स्टांस हो गए, इसको चार पांच भी आप बना सकते हैं, लेकिन इसका काउंटर आर्गुमेंट मैं दूंगा कि ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है। यानी मैंने टॉपिक में रखा था कि सोशल मीडिया या तो करता है इंपावर करता है, या ये क्या करता है, सोर्स ऑफ पोलराइजेशन है। तो मैंने कहा सोर्स ऑफ पोलराइजेशन है, लिहाजा मैंने इसकी आर्गुमेंट्स की फेवर में दे के पॉइंट, साथ ही मैंने इसकी पॉजिटिव बात कर दी कि ये काउंटर आर्गुमेंट में कि ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन भी करता है, यानी ये इंपावर भी करता है। डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने का मतलब यही है कि ये लोगों को इंपावर भी करता है। तो ये काउंटर आर्गुमेंट है, लेकिन काउंटर आर्गुमेंट मैंने इसको रिबटल भी कर देनी है साथ ही, कि अनरेगुलेटेड यूज ऑफ सोशल मीडिया, यहां पे लिख देता हूं आगे, यूज ऑफ सोशल मीडिया हार्म्स डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स। कि अगर सोशल मीडिया को अनरेगुलेटेड या अनचेक्ड वे में यूज किया जाए तो उससे जो हमारा डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स है, डिस्कोर्स कहते हैं गुफ्तगू को, जो लोग आपस में, पॉलिटिकल पार्टीज या जमहूरियत में जो लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, डायलॉग कर रहे होते हैं, उससे क्या होता है
उसको नुकसान पहुंचता है। यानी कि सोशल मीडिया का ये जो डेमोक्रेसी को हम कहते हैं कि सोशल मीडिया एम्पावर करता है लोगों को, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को एम्पावर करता है, या डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, ये भी कोई नहीं करता अगर हमने कहा कि अगर सोशल मीडिया को अनरेगुलेटेड या अनचेक्ड वे में यूज किया जाए। यानी सोशल मीडिया की वजह से जो फायदे होते हैं वो भी हम रीप नहीं कर सकते, वो भी हम बेनिफिट हासिल नहीं कर सकते अगर इसका अनचेक्ड यूज हो या अनरेगुलेटेड या अनब्राइडल्ड यूज हो इसका। यानी कि अगर शुतर बेमहार लोग बने फिरे रहें, यूज करते रहें इसको अनचेक्ड वे में, लिमिटलेस वे में यूज करें, तो उससे क्या होगा, इसके जो डेमोक्रेसी को जो इंपावर करता है या लोगों को स्ट्रेंथन करता है या लोगों की वॉइसेस को इंपावर करता है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी की वॉइसेस को इंपावर करता है, वो भी कोई नहीं करता। बल्कि उससे भी क्या होता है, अनचेक्ड वे में यूज करने से मजीद ये सोशल मीडिया डेमोक्रेसी को इंपावर नहीं करता बल्कि डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स को मजीद ये कमजोर करता है। तो कंक्लूजन में मैं बात करूंगा कि जो बैलेंस रेगुलेशन है एंड डिजिटल लिटरेसी, ये जरूरत है। डिजिटल लिटरेसी का मतलब ये है कि लोगों को ये सिखाना कि हमने सोशल मीडिया कैसे यूज करना है, इसकी जरूरत है, ताकि लोग सोशल मीडिया का प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल पॉजिटिव यूज करें। और रेगुलेशन, क्योंकि सोशल मीडिया ताकि अनचेक्ड या और अनब्राइडल्ड या इस तरीके से यूज इस तरह ना हो, इस चीज की जरूरत है। ये एक किस्म की रिकमेंडेशन पे मैं एंड करूंगा ऐसे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, और वो है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान हैज फेल्ड टू डिलीवर। यहाँ पे बात करके कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी जो है वो फेल हो चुकी है डिलीवर करने में। गवर्नेंस रिफॉर्म्स आर द रियल सोल्यूशन। मैंने यहाँ पे दो बातें की हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है वो फेल हो चुकी है, और साथ मैंने कहा कि गवर्नेंस रिफॉर्म जो है वो पाकिस्तान का रियल सोल्यूशन है। अब आप हो सकता है कि इस बात से एग्री ना करें, आप कहें कि नहीं डेमोक्रेसी फेल नहीं हुई, या आप ये कह सकते हैं, मैं हो सकता है ये कहूं कि डेमोक्रेसी फेल हुई है। तो फिर अगर फेल हुई है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें गवर्नेंस रिफॉर्म की जरूरत है। तो आप इस बात से एग्री भी कर सकते हैं, पहली बात से एग्री नहीं भी कर सकते, तो हम इसको आर्गुमेंटेटिव ऐसे के तौर पे लेते हैं कि डेमोक्रेसी इज नॉट द प्रॉब्लम। जैसे मैंने स्टांस लिया कि डेमोक्रेसी प्रॉब्लम नहीं है, वीक गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स आर। यानी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी मसला नहीं है, डेमोक्रेसी फेल नहीं हुई, डेमोक्रेसी ठीक चल रही है। मसला यह है कि हमारा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर जो है वो वीक है, वो प्रॉब्लम है बेसिकली। लिहाजा मैं अगर आर्गुमेंट लेता हूं कि डेमोक्रेसी को मसला नहीं है, गवर्नेंस का के अंदर मसला है कि गवर्नेंस हमारी वीक है, पुअर है, तो अब आर्गुमेंट जरा देखिएगा कि करप्शन रिजल्ट्स इन इनएफिशिएंसी। अब जब मैंने बात की कि गवर्नेंस वीक है, तो मेरा स्टांस है कि मैंने गवर्नेंस के बारे में बताना है कि वाकई कैसे ये वीक है और किस तरह हम डेमोक्रेसी डिलीवर नहीं कर पाती। तो मैंने कहा कि करप्शन रिजल्ट्स इन इनएफिशिएंसी की, चूंकि करप्शन ज्यादा है हमारे मुल्क के अंदर, उससे क्या होता है, जो भी सेक्टर हो उसके अंदर इनएफिशिएंसी आती है, उससे क्या होता है, फिर डेमोक्रेसी चाहे हो भी सही पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी डिलीवर नहीं कर पाते। फिर दूसरी बात मैंने की लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। क्या अकाउंटेबिलिटी पाकिस्तान में चूंकि नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो उससे क्या है, बेसिकली गवर्नेंस पुअर है, और गवर्नेंस पुअर है तो उससे क्या है, डेमोक्रेसी चाहे मौजूद भी है तो वो डिलीवर नहीं कर पाती। इसी तरह पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो वीक हैं, जब वो वीक हैं तो इसका मतलब गवर्नेंस पुअर है, और जब गवर्नेंस पुअर है तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी पनप नहीं सकती, डिलीवर नहीं कर पाती। इस तरह सर्विस जो डिलीवरी है वो बड़ी पुअर है। पुअर सर्विस डिलीवरी किसी की तरफ इशारा कर रही है कि गवर्नेंस वीक है। गवर्नेंस वीक है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान जो है वो उसके अंदर डेमोक्रेसी पनप नहीं रही, जा डिलीवर नहीं कर पा रही। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी है उसको एलीट लोगों ने, डेमोक्रेसी मौजूद है, उसको उस डेमोक्रेसी इन इट सेल्फ कोई मसला नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी के ऊपर जिन लोगों की का जो लोग उस पर कब्जा किए हुए हैं वो एलीट है, और तो एलीट लोग जो हैं वो अगर डेमोक्रेसी पे कब्जा कर लें तो डेमोक्रेसी डिलीवर नहीं कर पाती। क्यों, डेमोक्रेसी के ऊपर एलीट लोगों का कैप्चर का मुसलत होना बेसिकली इस बात की गमाजी कर रहा है कि यहाँ पे गवर्नेंस का सिस्टम नहीं है, पुअर गवर्नेंस है। तो गवर्नेंस पुअर है तो डेमोक्रेसी जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रही। तो डेमोक्रेसी में इशू नहीं है, वीक इंस्टीट्यूशन, यानी कि सॉरी वीक गवर्नेंस, यानी कि गवर्नेंस के रिफॉर्म्स नहीं है, हमारी गवर्नेंस के है उसको उसके अंदर रिफॉर्म की जरूरत है। तो गवर्नेंस सिस्टम वीक है, वीक गवर्नेंस है या पुअर गवर्नेंस है, तभी डेमोक्रेसी डिलीवर नहीं कर पाती। काउंटर आर्गुमेंट में क्या बात मैंने की है कि डेमोक्रेसी इटसेल्फ, डेमोक्रेसी अपने अंदर क्या है, फ्लॉड है, उसके अंदर मसाइल है। ये काउंटर आर्गुमेंट है, क्योंकि सारे मसाइल मैंने ये बात नहीं करनी, मेरा आर्गुमेंट तो ये था कि गवर्नेंस का अंदर मसाइल है, वीक गवर्नेंस है, लेकिन अपोजिट मैंने बात कर दी अब काउंटर आर्गुमेंट में कि डेमोक्रेसी के अंदर भी मसला है। लेकिन वो एक काउंटर आर्गुमेंट है, इसको मैं रिबटल भी कर दूंगा साथ, डेमोक्रेसी के अंदर मसला नहीं है कैसे, कि सक्सेसफुल डेमोक्रेसीज प्रूव अदरवाइज, कि जो जहां पे कामयाब डेमोक्रेसीज कामयाब है वो साबित करती हैं अपोजिट बात। कैसे, कि जब जहां डेमोक्रेसीज मजबूत हैं, हेल्दी हैं, स्ट्रांग हैं, वो वहां पे गवर्नेंस का स्ट्रक्चर भी स्ट्रांग होता है और इस तरीके से वो डिलीवर कर पाती हैं।
जो कंक्लूजन में मैं लिखूंगा कि रिफॉर्म गवर्नेंस, नॉट अबंडेंट डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी को न छोड़ें, जो जो हमारा हुकूमत का निज़ाम है डेमोक्रेसी को, उसको न छोड़ें, बल्कि गवर्नेंस को रिफॉर्म करें। तो वो मेरा जो स्टांस था मैंने उसी को मजीद अपने जहाँ पे रीइटरेट किया, उसका इरादा किया। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये मैंने 6 टॉपिक्स कवर किए। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें नए, ये जो 6 टॉपिक थे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 6 इंग्लिश ऐसे मैंने डिस्कस किए। वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं अपनी आने वाली वीडियो के अंदर जो अगले 6 टॉपिक हैं, जिनके 7वें टॉपिक से लेकर 12वें टॉपिक तक, उनके टॉपिक्स को कवर करूंगा, टॉपिक डिस्कस करूंगा, और उनकी थीसिस स्टेटमेंट बनाऊंगा और उनकी आउटलाइन बनाऊंगा, ताकि आप आने वाले जो PMS CSS है एग्जाम 2026 में, जो मई जून में आ रहे हैं, उसमें इन 12 टॉपिक्स को अच्छी तरह तैयार कर लें। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुई है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। और अपनी इस वीडियो को उन लोगों से ज़रूर शेयर करें जो PMS और CSS के लिए इंग्लिश ऐसे की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू हैं तो इंग्लिश विद अजमल खान को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की जो वीडियोज़ हैं आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरी आने वाली वीडियो का इंतजार करें, जिसमें मैं CSS और PMS 2026 के हवाले से अगले जो 6 टॉपिक हैं, 7वें टॉपिक से लेकर 12वें टॉपिक तक, वो भी डिस्कस करूंगा, उनकी आउटलाइन डिस्कस करूंगा, उनकी थीसिस स्टेटमेंट डिस्कस करूंगा। उसमें आर्गुमेंट, काउंटर आर्गुमेंट और उनकी रिबटल कैसे होगी और उनका कंक्लूजन कैसे होगा वो डिस्कस करूंगा। और आखिर पे एक मैसेज आप सब लोगों के लिए, कि अगर आप CSS और PMS के 2026 के इंग्लिश ऐसे की तैयारी कर रहे हैं, या अपने ऐसे को एवेलुएट करवाना चाहते हैं, तो इस मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर इंग्लिश विद अजमल खान के ऊपर अगर आप होम पेज पे जाएंगे तो आपको कुछ वीडियोस मिलेंगी, कुछ शॉर्ट्स मिलेंगे, कुछ प्लेलिस्ट मिलेंगी और कुछ पोस्ट मिलेंगी। अगर आप पोस्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको मेरा एवेल्यूशन प्लान मिलेगा। वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपने एसेस को एवेलुएट करवा सकते हैं। एक ऐसे जो होता है फुल लेंथ ऐसे, उसके चार्जेस हैं 1000 रुपीज़। और अगर आप अपने फुल लेंथ ऐसे नहीं लिख सकते तो आउटलाइन लिखें, इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिखें और कंक्लूजन का पैराग्राफ लिखें। ये आपकी 3 चीज़ें हो जाएंगी, आउटलाइन, इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ और कंक्लूजन का पैराग्राफ। ये जो 3 चीज़ें हैं, ये इसको एवेल्युएट करने के चार्जेस हैं 500 रुपीज़। ये उन लोगों के लिए है पैकेज जो लोग जिनके एग्जाम करीब हैं और जो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो बड़ी बड़ी एकेडमीज में जाके अपने किसी ऐसे मेंटोर से अपने ऐसे को एवेल्युएट करवाएं जो उनको बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो अगर आप फुल लेंथ इंग्लिश ऐसे को एवेल्युएट करवाना चाहते हैं तो भी आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएं, पोस्ट में जाके क्लिक करें तो वहाँ पे एवेल्यूशन प्लान होगा, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। आप मेरे मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके अपने ऐसे को एवेल्युएट करवा सकते हैं, फुल लेंथ ऐसे को भी और आउटलाइन को भी, इंट्रोडक्शन को भी और कंक्लूजन पैराग्राफ को भी। और अगर आप इन 12 के 12 टॉपिक्स के ऊपर अगर आप फुल लेंथ इंग्लिश ऐसे के हवाले से डाटा चाह रहे हैं कि इसका सपोर्टिंग डाटा आपसे हमें हमसे कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए भी आप मेरे इन 12 टॉपिक्स के हवाले से कोचिंग और एवोल्यूशन के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और मैं अपनी आने वाली वीडियो के अंदर बाकी जो 6 टॉपिक्स हैं उनकी आउटलाइन को डिस्कस करूंगा। टॉपिक को डीस्ट्रक्चर करेंगे या उसका उसको हम बेसिकली अनफोल्ड करेंगे। उस टॉपिक की हम एनाटमी पे डिस्कस करेंगे कि ये टॉपिक आर्गुमेंटेटिव क्यों है। फिर हम उसकी थीसिस स्टेटमेंट बनाएंगे, उसके आर्गुमेंट्स, काउंटर आर्गुमेंट्स और रिबटल करेंगे और कंक्लूजन की ऊपर ले जाएंगे। तो आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।